कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का ये पार्ट नंबर 3 है। यूनिट हमारी जो चल रही है वो है यूनिट 2.5। इससे पहले हमने जो 2 वीडियोस बनाई हैं उसमें आपने देखा होगा कि उसमें हमने क्या देखा है कि कंपनी का मीनिंग क्या है, कंपनी के फीचर्स, कंपनी बनाने के बाद हमको क्या मेरिट्स मिलती हैं, उसके क्या फ़ायदे हमको मिलते हैं और कंपनी बनाने की क्या लिमिटेशंस होती हैं। फिर हमने एक वीडियो में ये भी देखा है कि कंपनी कितनी टाइप्स की होती हैं। पहला है प्राइवेट कंपनी, फिर दूसरी है प्राइवेट के बाद पब्लिक कंपनी। इस वीडियो के अंदर हम क्या देखने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे 1 पर्सन कंपनी। बहुत ही इजी टॉपिक है। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है 1 पर्सन कंपनी मतलब कंपनी को बनाने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति की जरूरत होती है। शॉर्टकट में नाम OPC, 1 पर्सन कंपनी। हालांकि कंपनीज एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि एक अकेला व्यक्ति भी कंपनी बना सकता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है और पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए कम से कम 7 लोगों की जरूरत होती है। परंतु कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि एक कंपनीज का एक बिल 2012 में लोकसभा में पास किया गया। इसके अकॉर्डिंग क्या बात फिक्स हुई कि अगर एक अकेला व्यक्ति भी कंपनी बनाना चाहता है तो वो 1 पर्सन कंपनी को एस्टेब्लिश कर सकता है। एक सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, 1 पर्सन कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर। आप समझ गए होंगे इस डेफिनेशन को, जो हमने ऊपर भी बात बताई थी कि एक ही मेंबर होता है कंपनी को बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि 1 पर्सन कंपनी को बनाने के पीछे क्या कारण रहे होंगे, क्या बेनिफिट हमको 1 पर्सन कंपनी से मिल सकते हैं, ऐसी क्या वजहें हैं। 2 कारण यहाँ पे लिखे हुए हैं, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। पहला रीजन है मेकिंग द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड। देखो वैसे तो एक व्यक्ति जो बिजनेस चलाता है उसको हमने पढ़ा है कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पर अगर जब एक व्यक्ति अकेला जब बिजनेस चलाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप के अकॉर्डिंग बिजनेस चलाता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता। अब जब रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और जिस चीज की रजिस्ट्री नहीं होती है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, इस प्रकार के बिजनेस के ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, लोन भी नहीं देते हैं। और अगर हमको कहीं से माल उधार भी चाहिए, क्रेडिट के ऊपर कहीं से गुड्स हमने लेनी है, सर्विसेज लेनी है, तो वहां पर भी हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से देखो कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। तो अभी हमारे पास एक नया चांस है, एक नया मौका है। क्या अब अकेला बिजनेस करने वाला व्यक्ति भी अगर कंपनी बनाना चाहता है तो वो कंपनी बना सकता है, पर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पर उसको कंपनी के नाम के साथ 1 पर्सन कंपनी वाला वर्ड भी यूज करना पड़ता है। अब उसका कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो अब उसके ऊपर लोग ट्रस्ट भी करते हैं, कहीं से लोन लेना है तो लोन भी मिल जाता है। और अगर हमको कहीं से कुछ सर्विसेज लेनी है, मान लो कहीं से माल उधार लेना है, उधार बेचना है, तो ये सारी फैसिलिटीज हमको 1 पर्सन कंपनी के अंडर में मिल जाती है, क्योंकि 1 पर्सन कंपनी का तो रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। दूसरा कारण, स्टॉपिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी बाय रॉन्ग मीन्स। कभी कभी गलत कारणों की वजह से प्राइवेट कंपनी का निर्माण किया जाता है, इसलिए उसको भी रोकना। देखो प्राइवेट कंपनी के टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है। मान लो पहले क्या होता था कि मान लो किसी एक अकेले व्यक्ति को प्राइवेट कंपनी बनानी है, वो चाहता तो यही था कि मैं अकेला प्राइवेटली कंपनी बनाऊं, बिजनेस चलाऊं। तो पहले क्या करना पड़ता था, उसको किसी दूसरे व्यक्ति को भी मेंबर बनाना पड़ता था, ताकि प्राइवेट कंपनी को बनाने की फॉर्मेलिटीज पूरी कर सके और प्राइवेट कंपनी को शुरू कर सके। अब उसमें नुकसान ये होता था कि वास्तव में
प्राइवेट कंपनी का जो ओनर होता था, मालिक होता था, वास्तव में तो एक ही होता था, उसने दूसरे पर्सन को मालिक क्यों बनाया? क्योंकि उसको कंपनीज का एक जो रूल था, नियम था, उसका पालन करना था। तो इसमें क्या हुआ, जो दूसरा मेंबर जो कंपनी का शेयर होल्डर बना या उसने कंपनी के शेयर खरीदे, तो उसकी वजह से कंपनी को कोई फायदा भी नहीं होता था और एक वो गलत तरीका भी होता था। तो वो गलत तरीके बंद करने के लिए हमने क्या किया, 1% कंपनी का निर्माण करना शुरू किया। 1% कंपनी के अंदर क्या होता है, अब अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे अकेले ही कंपनी चलानी है, तो वो अकेला ही कंपनी का निर्माण कर सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन भी करा सकता है। अब उसको किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहकर उसको पार्टनर बनाने की, उसको मेंबर बनाने की भी जरूरत अब नहीं पड़ती है। अब बात आती है कि 1% कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं। जो सबसे पहला फीचर है कि ओनली 1% इज रिक्वायर्ड। इस 1% कंपनी के अंदर हमको पता है कि एक ही पर्सन की जरूरत होती है, वही कंपनी बनाता है, रजिस्ट्रेशन करता है और सारा का सारा बिजनेस को कंट्रोल भी करता है और अपना काम शुरू कर सकता है। दूसरी बात है स्टेटस इक्वल टू ए प्राइवेट कंपनी। इसके अंदर क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमको दूसरी प्राइवेट कंपनीज की तरह एग्जम्पशन और प्रिविलेजेस भी मिल जाती है, छूट भी मिल जाती है। इसको बाकी कंपनियों की तरह, बाकी प्राइवेट कंपनियों की तरह फायदे मिल जाते हैं। तीसरी बात, अपॉइंटमेंट ऑफ ए नॉमिनी। देखो 1% कंपनी के अंदर बिजनेस करने वाला एक ही पर्सन है, उसी ने कंपनी शुरू की, अकेला व्यक्ति है, मृत्यु कभी भी हो सकती है, इसलिए उसको कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के टाइम पर रजिस्ट्रार के पास अपना नॉमिनी का नाम भी लिखवाना पड़ता है। क्योंकि अगर कंपनी के वास्तविक मालिक की अगर मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसका नॉमिनी उस बिजनेस को इजीली चला पाएगा। जॉइंट होल्डर है हमारा चौथा पॉइंट। इसके अकॉर्डिंग मान लो 2 लोग मिलकर कंपनी के सारे शेयर्स खरीदने की बात करते हैं, तो जो 2 लोग होंगे उन 2 लोगों को भी इस कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग हम उसको एक ही व्यक्ति, एक ही मेंबर मानकर चलते हैं। क्योंकि अदरवाइज हमको पता ही है कि 1% कंपनी के अंदर कंपनी के सारे शेयर्स किसके पास होते हैं, सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास होते हैं। तो अगर अभी 2 लोग मिलकर भी अगर सारी कंपनी के शेयर्स को खरीदने की बात कर रहे हैं, तो कंपनी की नॉलेज में, कानून की दृष्टि में वो 2 के 2 मेंबर्स एक ही माने जाएंगे। फिर 5वीं बात आती है कि लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जितना उन्होंने पैसा देने के लिए कंपनी को बोला है उतना ही पैसा देना होता है। कल की डेट में अगर कंपनी फेल होती है तो इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। फिर 6ठी बात है कि 1% कंपनी, इनको कंपनी बनाने के टाइम पर कंपनी के नाम के साथ में ये जो वर्ड है ना 1% कंपनी, ये ब्रैकेट में हमको लिखना पड़ता है कंपनी के नाम के साथ ही। ये पूरा का पूरा वर्ड जो लाइन है ये ब्रैकेट में हमको शो करनी होती है। 7वीं बात आती है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। हालांकि 1% कंपनी के अंदर जो भी व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है वही डायरेक्टर भी वही होता है, फिर भी अगर किसी केस में अगर डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट भी हमको करनी पड़ती है तो मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स ही हम अपॉइंट कर सकते हैं। 8वीं बात आती है कि मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। हमको साल में कम से कम 2 बार डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलानी ही पड़ती है और उन मीटिंग्स के बीच में 90 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। पर अगर 1% कंपनी के अंदर सिर्फ डायरेक्टर एक ही है तो हमको डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलानी जरूरी नहीं होती है। 1% कंपनी के अंदर हमको एनुअल जर्नल मीटिंग बुलानी जरूरी नहीं होती है, पर अगर कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अगर हमने बनाए हैं तो एनुअल जर्नल मीटिंग जो हमारी बाकी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के अंदर होती हैं, और जैसे ही उन कंपनी की एक मिनट बुक होती है उस मिनट बुक के अंदर क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं। वैसे ही 1% कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी जरूरी तो नहीं होती है कि हर साल हम मीटिंग बुलाएं, पर स्टार्टिंग में हमने जो भी मीटिंग बुलाई है, जो भी हमने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं उसको उस मिनट्स बुक में लिखना बहुत जरूरी होता है। और उस मिनट्स बुक के ऊपर सिग्नेचर्स मेंबर्स के होने बहुत जरूरी होते हैं और इस सिग्नेचर के साथ हमको डेट भी लिखनी होती है।
10वीं बात है परपेचुअल सक्सेशन, मतलब इस बिजनेस को चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, बिजनेस लगातार चलता रहता है। अगर किसी जो भी पर्सन बिजनेस को चलाने वाला है, 1% कंपनी के अंदर मेंबर अगर एक ही है, वो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी उस बिजनेस को इजिली चला सकता है, कंपनी बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर अगली बात जो आती है वो होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब है कि बिजनेस चलाने वाले का बिजनेस के साथ जो लेना देना होता है वो अलग होता है। अगर किसी को केस करना है तो वो कंपनी के ऊपर केस कर सकता है, ना कि हमारी कंपनी के मेंबर्स के ऊपर, क्योंकि ये कंपनी खुद के नाम से प्रॉपर्टी रख सकती है, खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी के अगेंस्ट केस करना है तो वो केस भी कर सकती है। इसलिए इस 1% कंपनी के अंदर भी जो हमारा एग्जिस्टेंस होता है वो कंपनी का मेंबर के साथ सेपरेट होता है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के अंदर हमने ये देखना है कि ओपीसी की फॉर्मेशन कैसे होती है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, जो भी कंपनी हम बनाने जा रहे हैं ओपीसी, उसका पहले हम एक नेम डिसाइड करते हैं कि हमने क्या नाम इसका रखना है, क्योंकि इसी नेम से ही हमको अपना बिजनेस चलाना है। और क्योंकि ओपीसी जो कंपनी है हमारी 1% कंपनी, उसका अपने कंपनी के मालिक से सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, मतलब कंपनी अलग मानी जाती है और कंपनी में जो पैसा लगाने वाला व्यक्ति है, पर्सन है, उसको हम अलग मानते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी करते हैं। हम क्या करते हैं, एक 2-3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमको रजिस्ट्रार के पास भेजने पड़ते हैं। तो उस रजिस्ट्रार के डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या होता है, अपॉइंटमेंट का रिटर्न में कंसेंट होता है, जिसमें नॉमिनी ये बोलेगा कि मैं इस कंपनी का नॉमिनी बनने के लिए तैयार हूं। नॉमिनी कौन होता है, कंपनी का अगर वो मालिक उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो उत्तराधिकारी होगा, नॉमिनी होगा, वो कंपनी को चला पाएगा। तो हमको रजिस्ट्रार को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों डॉक्यूमेंट हमको जमा करवाने पड़ते हैं। अब नॉमिनी का नाम भी साथ में देना पड़ता है, जिसके ऊपर नॉमिनी सिग्नेचर करके देगा कि मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि मैं नॉमिनी बनने के लिए तैयार हूं। क्योंकि कल की डेट में अगर उसकी डेथ हो जाती है पहले वाले रियल मालिक की, तो बिजनेस कंटिन्यू चला पाएंगे। तीसरी बात, बीरिंग ओपीसी विद द नेम। कंपनी का जो भी हमने नेम डिसाइड किया है उसके साथ हमको 1% कंपनी ये वर्ड लगाना पड़ता है, ताकि हर किसी को पता रहे कि ये कंपनी को चलाने वाला मालिक एक ही है, ये 1% कंपनी है। ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है जो दूसरी होती है जिसमें मेंबर 2 से 200 तक होते हैं। ये कोई पब्लिक कंपनी नहीं है जिसमें मेंबर 7 से अनलिमिटेड तक होते हैं। ओपीसी वर्ड हमको ब्रैकेट में लगाना पड़ता है ताकि हमको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये कंपनी 1% कंपनी है। चौथी बात, डिपॉजिटिंग डॉक्यूमेंट। हमको रजिस्ट्रार के पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और नॉमिनी का जो रिटर्न में जो कंसेंट होता है, जिसमें वो नॉमिनी बनने के लिए रेडी होता है, वो डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं। फिर लास्ट में हमको रजिस्ट्रार, अगर उसको लगता है कि उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए थी वो उसको मिल जाती है और वो सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो 1% कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन होने का एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है और उसके बाद हम अपनी कंपनी का काम शुरू इजीली कर सकते हैं। इस टॉपिक के अंदर हमने 1-2 वर्ड बार बार रिपीट किए हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों टॉपिक क्या हैं, ये आप अगली वीडियो में ही देख पाएंगे। अब बात आती है कि 1% कंपनी बनाने के क्या फायदे होते हैं। पहली बात, लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कल की डेट में बिजनेस अगर फेल भी हो जाता है तो हमको इसका अलग से कोई भी घर की प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी उस मेंबर को बेचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। दूसरी बात, गुड ऑल्टरनेटिव। गुड ऑल्टरनेटिव किसका, सोल प्रोप्राइटरशिप का। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, ना तो रजिस्ट्रेशन होता है, ना लोग फेथ करते हैं, ना लोन मिलता है, लोन मिलता भी है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। अब 1% ने अगर बिजनेस करना ही है तो 1% कंपनी बना के कर ले, तो ये 1% कंपनी ऑल्टरनेट अच्छा है।
तीसरी बात, सोल शेयर होल्डर। 1% कंपनी के अंदर एक ही पर्सन होता है बिजनेस करने वाला, एक ही पर्सन कंपनी शुरू करता है, तो सारी की सारी कंपनी की जितनी भी कैपिटल होती है, सारे शेयर्स होते हैं वो उसी एक ही पर्सन के पास होते हैं। सोल का मतलब होता है एक ही व्यक्ति के पास सारे के सारे शेयर्स होते हैं, इसलिए सोल शेयर होल्डर, एक अकेला ही स्वामी होता है। फिर सोल डायरेक्टर का मतलब है कि बिजनेस जब खुद ही चला रहा है तो वो सारा का सारा बिजनेस खुद संभाल लेता है, तो देखा जाए तो वो सोल डायरेक्टर मतलब अकेला ही रहकर वो पूरा का पूरा डायरेक्टरशिप बिजनेस के ऑपरेशंस को संभाल सकता है। पांचवी बात है मोर लॉजिकल का मतलब है कि जितनी भी प्रॉब्लम हमारे को सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आती थी वो हमारी 1% कंपनी के अंदर से रिमूव हो जाती है। उसका फ़ायदा हम कैसे लेते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, पर हम 1% कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाकर बाकी सारी फैसिलिटीज़ भी ले लेते हैं, तो हमको इसका भी फ़ायदा हो जाता है। फिर छठी बात आती है एंट्री इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद तो फ़ायदा क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी फैसिलिटी मिल जाएगी, लोगों की नज़रों में भी आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो ही चुके होते हो। अब जब रजिस्ट्रेशन हो ही चुका है तो हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर काउंटिंग में आ जाते हैं। फिर बात आती है हमारी लिमिटेशंस की कि 1% कंपनी की क्या लिमिटेशन होती है, क्या प्रॉब्लम हमारे सामने आती हैं। पहली बात है मोर फॉर्मेलिटीज़। 1% कंपनी को काम करते हुए, बिजनेस स्टार्ट करते हुए, हालांकि अकेला ही व्यक्ति है बिजनेस चलाने वाला, अकेला ही संभालना है, पर फिर भी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ हमको करनी पड़ती हैं। दूसरी बात है शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज शॉर्टेज क्यों रहते हैं? क्योंकि काम करने वाला एक ही पर्सन है तो वही सारा का सारा कैपिटल लगाता है, तो हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं उसका भी शॉर्टेज रहता है। पर अगर हम एक पब्लिक कंपनी बनाएं, पब्लिक कंपनी में या बहुत दूसरी वाली प्राइवेट कंपनी बनाए तो उसमें फ़ायदे बहुत सारे मिलते हैं, पर वो सारे फ़ायदे यहाँ पर नहीं मिल पाते हैं। तीसरी बात है अनबैलेंस्ड डिसीजन। जो डिसीजन होते हैं वो अनबैलेंस रहते हैं, क्योंकि सारे के सारे डिसीजन सामान्य तौर पर एक ही पर्सन ने लेने होते हैं, इसलिए सारी बातें, सारा वर्किंग करना, सारा मैनेजमेंट संभालना, परचेज भी खुद करना, सेलिंग भी खुद करना, सब कुछ देखना, ये सारे डिसीजन अकेला करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो हमारा ये वीडियो पूरा हो चुका है। इसमें हमने मेनली क्या बात स्टडी की है? 1% कंपनी, एक ही पर्सन है जो कंपनी बनाता है और उसी से ही काम करता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।